मियाँ और बीवी का रिश्ता ऐसा होता है जहाँ पर दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं. दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री वाला कॉम्प्लीमेंट्री, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. और ये कहा जाता है कि हर सफल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है. आज मैं एक ऐसे कपल के साथ हूँ जो ना केवल एक दूसरे के पूरक हैं, बल्कि दोनों का एक दूसरे की सफलता में हाथ है, हाथ के पूरा शरीर है, लेकिन शायद पति का पत्नी की सफलता में थोड़ा सा ज़्यादा हाथ है. और ये क्योंकि इनकी ऐसी कहानी है जहाँ पर पति ने पत्नी को पूरा सपोर्ट दिया, तो उसमें मुझे अपने जीवन की भी झलक मिलती है. क्योंकि मेरी पत्नी, आज में ये जो करियर है मेरा, वो इसीलिए है क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझे सपोर्ट किया था. और दोनों का करियर ग्राफ भी बड़ा मज़ेदार है. तो ये बातचीत बहुत मज़ेदार होने वाली है. इनका बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं करते, इनसे बातचीत करते हैं, उसमें बड़ा मज़ा आएगा. हमारे साथ हैं डॉक्टर निधि एंड डॉक्टर गौरव. अब सबसे पहले तो ये बताएं आप कि डॉक्टर गौरव हैं सीए और सीएस, और डॉक्टर निधि हैं जो अपना मेकओवर स्टूडियो चलाती हैं. तो डॉक्टर की कहानी पहले हम सुनना चाहेंगे. एक तो साहब सीए सीएस की पढ़ाई अपने आप में इतनी है, तो वो कहाँ डॉक्टरी में पढ़ गए आप, और आप डॉक्टरी करके फिर वो डॉक्टर की जो प्रीफिक्स है उसके साथ ये मेकओवर का ये पैशन, ये कहाँ से आया. तो ये पूरी जर्नी हम सुनना चाहेंगे, और उसके बाद वो जर्नी भी सुनना चाहेंगे जो निधि की है, जो कि बड़ी कमाल की है. आपसे शुरू करते हैं गौरव. सर एक्चुअली मैं एक कॉमर्स स्टूडेंट, जहाँ जहाँ फादर सर्विस में हूँ और ऐसी सर्विस में. गौरव, मैं आपको 1 मिनट और रोकता हूँ. एक और बात मुझे याद आ गई. आप जिस शहर से आते हैं वो पीतल के लिए मशहूर है, राइट? और आप दोनों हैं खरा सोना. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर. तो ये सफ़र अब आप जो है, अब आप बताइए. अब मैं नहीं बोलूँगा बिल्कुल भी. सर जैसे मैं कह रहा हूँ, एज ए कॉमर्स स्टूडेंट जी. वो भी 1996 में जब मैं 12th पास आउट हुआ. अच्छा. तो ज़्यादा चॉइसेस नहीं थी, यही पता था कि चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी जी. सेक्रेटरी. जी. जो भी मैंने काम किए घर में, उससे पहले सब फर्स्ट जनरेशन काम है, कि कोई हमारे घर में सीए नहीं था. अच्छा, ये पढ़ाई भी मुरादाबाद में ही हो ये रही है? पढ़ाई भी मुरादाबाद में. मुरादाबाद का सफ़र मुरादाबाद में ही आज तक है. ठीक कहीं ठीक. कोई चीज़ें नहीं की हैं. फादर का मुझे पता था एक टाइमलाइन. जब फादर मेरे जॉब में थे तो मुझे एक टाइमलाइन पता था कि वो इस पर्टिकुलर ईयर में रिटायर हो जाएंगे. ठीक है. आई एम दी ओनली सन, और वो पेंशन पे आ जाएंगे, तो मुझे अपना वर्किंग करनी है. बिज़नेस के लिए हमारे पास इतने मींस नहीं थे कि हम बिज़नेस को स्टार्ट कर पाते, ना मेरे घर में कोई बिज़नेस पर्सन था. दो कॉमर्स स्टूडेंट के होने के नाते एक ही ऑप्शन नज़र आता है कि चार्टेड अकाउंटेंसी या कंपनी सेक्रेटरी. कंपनी सेक्रेटरी वाज लुकिंग लिटिल बिट इजी दैट टाइम. जबकि उल्टा था. मतलब हमको जब इंट्रोड्यूस हुए सीएस, किसी ने कहा ये देख लो, कर लो. हमने देखा, हमने कहा ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता. हाँ जी. सो आई स्टार्टेड कंपनी सेक्रेटरी. ओके. पहली बार मैं एक्चुअली में लाइफ में इतना सीरियस नहीं था, बस प्रेशर था कि पापा रिटायर हो जाएंगे तो यार कुछ करना है, बिजनेस के लिए मींस नहीं है. तो 97 में आई स्टार्टेड माय कंपनी सेक्रेटरी कोर्स. फाउंडेशन कोर्स होता था. पहली बार में फाउंडेशन में फेल हो गए. ओके. पर ये मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है सर. सीएस का रिजल्ट तो बहुत ही लो है. देन फिर सेकंड टाइम दिया, देन अगेन मैं फेल हो गया. अच्छा. और जो मेरे साथ के दोस्त थे जिन्होंने जर्नी स्टार्ट करी थी, वो एक अगले स्टेज में आ गए. तो उस समय कभी डाउट हुआ उस पर, एबिलिटी पे? अपनी एबिलिटी पे तो सर मुझे कभी भी डाउट नहीं था. मुझे अपनी सिंसियरिटी पे डाउट हो रहा था कि यार ये थोड़ा सिंसियर हो जाना चाहिए मुझे. तो बात कहाँ शुरू हुई, जो मेरे दोस्तों ने जिन्होंने शुरू करा था, उन्होंने मुझे एकदम बोला, अबे जूनियर ज़रा इधर आना. कहीं पे मैं मिला, बस वो बातें खटक गई. मैंने कहा नहीं यार, अब काम कर रहे हैं. देन फाउंडेशन पे मैंने बहुत अच्छा, हमारे यहाँ उस समय कोई कोचिंग भी नहीं होती थी मुरादाबाद में. अरे बाप रे. और पैसा था नहीं कि हम जा पाए कोचिंग करने. माय गॉड. सीएस विदाउट कोचिंग? यस यस यस. देन आई कंपनी सेक्रेटरी में मेरा ऑल इंडिया रैंक आया फाउंडेशन में उसी बार, वो जूनियरशिप सुनने के बाद. देन सीएस इंटर किया, फाइनल किया. निधि और मैं उस समय मिले हुए थे. अच्छा. तो हम दोनों एक दूसरे को तब भी सपोर्ट करते थे. मेरी इस पूरी जर्नी में निधि ने बहुत सपोर्ट किया. कॉलेज रोमांस बेसिकली. यस, कॉलेज रोमांस. तब तक मतलब कोर्टशिप शुरू हो गई थी? हाँ, कोर्टशिप बिल्कुल बिल्कुल. हम लोग बिल्कुल लगे हुए थे. किसने कन्फेस किया था पहले? मैं थोड़ा शाई था, तो निधि ने बड़ा करेज दिया. अभी भी बहुत शाई होकर इन्होंने जवाब दिया. सॉरी. हाँ जी, आपकी जर्नी. देन सर
निधि को एक बिलीफ था, एक्चुअली में एज भी हो रही थी हमारी, मतलब 23-24, तो ये मर्द के लिए तो इतनी बड़ी एज नहीं थी, लेकिन निधि को उस ज़माने में ये था, शादी का प्रेशर था। राइट, तो मैंने कंपनी सेक्रेटरी कंप्लीट कर लिया 2003 में, ठीक है, एंड 2004 में हम शादीशुदा हो गए। ओके, तो पर्पज़ ये था कि बस CS हो जाए, इनके घर वाले ये कह सकें कि लड़का क्या करता है, कंपनी सेक्रेटरी है। राइट, राइट, एंड देन फिर मैंने पढ़ाना शुरू करा, क्योंकि इतने पैसे मिल नहीं सकते थे, एकदम कंपनी सेक्रेटरी में जॉब के ऑप्शंस नहीं थे, और वहीं मैंने CS की प्रैक्टिस भी स्टार्ट किया। निधि ने पूरा साथ दिया, क्योंकि इन्होंने मेरी पूरी जर्नी देखी हुई थी, और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो निधि ने भी उसमें पढ़ाने में एक एज ए टीचर स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमारे पास ऐसे सोर्सेज नहीं थे कि हम टीचर्स हायर कर पाते। ये सब मुरादाबाद में ये ही सब चला? मुरादाबाद में हुआ सर। और देन मैंने जो फेस किया था एक टाइम, 6 साल मुझे कंपनी सेक्रेटरी करने में लगे, बिकॉज कोचिंग्स नहीं थी। मैं किताबें कई सारी फैला के पढ़ता था कि यार कुछ इस किताब से ले लूँ, कुछ इस किताब से ले लूँ, कुछ इस किताब से ले लूँ। देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई शुड स्टार्ट कोचिंग, और मैंने क्लासेस स्टार्ट करी। एंड देन सर क्या हुआ कि कंपनी सेक्रेटरी में आने के बाद ये लगा ये ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है, मुझे CS से काम मांगना पड़ा, चार्टेड अकाउंटेंट से। और एक बार मैं और निधि एक जगह जा रहे थे बाइक से, तो वहाँ पर, ये बिल्कुल सारे सच्चे किस्से हैं, बाइक से जा रहे थे, तो मैंने कहा निधि यार घर पे जाने में 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा, पेट्रोल का खर्चा होगा, मैं एक काम करता हूँ, एक पेमेंट लेनी है एक CA से, मैं अभी ऊपर जाके ले लेता हूँ। तो ये और मैं दोनों गए, और उस CA ने हमें 2 घंटे वेट कराया जस्ट टू गिव दैट पेमेंट। तो निधि ने चलते हुए कहा कि यार तुम इतने टैलेंटेड थे, CA भी कर सकते थे। एंड देन शादी के बाद मैंने कहा नहीं यार करता हूँ मैं CA, क्योंकि कई बार मुझे ऐसे ऐसे वेट करना पड़ता है, चार्टेड अकाउंटेंसी में ज़्यादा वैल्यूएबल्स हो रहा है। देन आई स्टार्टेड CA, और 3 साल में ही CA कंप्लीट हो गया, बोथ ग्रुप फर्स्ट अटैम्प्ट में, फाइनल में। इसमें पढ़ाने ने मुझे बहुत हेल्प किया। अच्छा, एंड देन ये कॉम्प्लीमेंट भी हुआ कि अगर मैं चार्टेड अकाउंटेंट्स के बच्चों को पढ़ा रहा था तो उनके लिए भी एक मोटिवेशनल वो बन गया कि हाँ सर ने CA किया हुआ है। एंड देन मेरी बेटी हुई 2005 में, और 2006 में CA कंप्लीट किया। एंड देन फिर स्टार्ट रहा सर सारी जर्नी, करते गए, और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट रही। मुरादाबाद से कभी बाहर नहीं गए, अच्छा। बट जो किया वो ईमानदारी से किया, अपने क्लाइंट्स के लिए बहुत ट्रू तरीके से किया, तो एक बड़ी फर्म बन गई। आज मेरी फर्म में 4 चार्टेड अकाउंटेंट हैं, 35-40 लोगों का स्टाफ है, तो वी आर डूइंग गुड, 400-500 क्लाइंट्स हैं, ठीक चल रहा है सब। यस, अब आपकी वो कमाल की जर्नी जहाँ पे इनका भी एक बहुत बड़ा किरदार है। एक्चुअली मुझे तो लगता है कि अगर ये नहीं होते तो शायद मैं आज आपके सामने नहीं बैठी होती। ये बहुत बड़ा सच है मेरी लाइफ का। तो मैं शुरू करूँगी जहाँ से इन्होंने शुरू करा कि हमारी कोर्टशिप थी, और एक्चुअली मुझ पे बहुत प्रेशर था क्योंकि मैं बनिया फैमिली से हूँ, और आपने देखा है कि अगर आप थोड़ा सा भी ठीक ठाक दिखने में लड़की है तो उसके लिए रिश्ते आने स्टार्ट हो जाते हैं। So, शादी कर दो, शादी नहीं कर तो दो। तो 12th होते ही मेरे पापा के ऊपर भी ये प्रेशर था कि रिश्ते आ रहे थे, और बट मेरा मैं एक कमिटमेंट मैसेज यहाँ दे हो देता चुका हूँ, था। ये बहुत सारे ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जो जेन जी हैं या Right. जेन अल्फा हैं, आपको नहीं पता, आपको नहीं ये पता। 90s में ऐसे ही होता था। Yes. 12वीं करी नहीं लड़की, और अगर सुंदर लड़की है तो फिर भाई तुरंत मांगने आ जाते थे घर पे हाँ, कि दीजिए दीजिए। और वो मांगने आने से ज़्यादा घर वालों को स्ट्रेस रहता था कि Exactly. जल्दी से कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए या कुछ जी, ना हो जी, जाए। जी, मतलब जी। क्या ही अलग ही दौर में जिए हम लोग। यू शुड एम्पथाइज विद उससे अस। ज़्यादा स्ट्रेस मुझे रहता था, ये वो सर वो वाले फ़ोन होते थे ना डायल करने, उससे मुझे बताती थी यार लड़के वाले आ रहे हैं। मैंने कहा यार ये जी जी, सॉरी। सो वहाँ से वो स्ट्रेस जब था, लेकिन मैंने अपने पापा को कमिट कर दिया, बोला कि पापा मैंने मिलवाया, और इनसे मिलने के बाद पापा तो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि हाँ ये लड़का ज़रूर कुछ कर सकता है। तो लेकिन होता क्या था, जब ये CS का अपने एग्ज़ाम्स देते थे, जितनी बार भी इनका रिजल्ट नेगेटिव जाता था, इनका सबसे पहला मेरे से जो बात होती थी वो ये होती थी कि निधि मैं नहीं कर पाऊँगा और तुम शादी कर लो। बिकॉज कहीं ना कहीं ये थोड़ा डिप्रेस होते थे। शायद ये मेरे को चेक भी कर रहे थे, आई नेवर नो कि ये इनका क्या आंसर होगा, बट मेरा हमेशा से यही आंसर रहा। आप इनसे पूछ सकते हैं, मैंने हमेशा ये बोला कि मुझे जब चिंता नहीं है, जब मैं आपको प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ, तो आप अपना टाइम लीजिए। तो आप क्यों प्रेशर ले रहे आप हो? प्रेशर मत लीजिए, आप टाइम so लीजिए। beautiful, आई बिलीव इन यू कि आप ये ज़रूर इसको अचीव करोगे। एंड सबसे ज़्यादा मेरे फादर ने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं लड़का अच्छा है, ये लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। तो वहाँ से हम दोनों को एक पॉजिटिविटी मिली कि हाँ हमारी फैमिली भी हमारे साथ है, तो कहीं दिक्कत आएगी नहीं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आपका CS कंप्लीट भी नहीं हुआ था जब मेरे पापा ने इनके फादर से जाके
और ये बात की थी कि हमें बच्चों का रिश्ता कर देना चाहिए क्योंकि घर पे बहुत रिश्ते आ रहे हैं मेरी बेटी के लिए। तो मेरे फादर इन लॉ वाज लाइक कि अभी तो मेरा लड़का कुछ भी नहीं कर रहा है तो मैं कैसे हाँ कर दूँ। बट उनसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरे पापा को क्या था। बात, उन्होंने कहा क्या जब मैं रेडी हूँ तो मुझे भाई साहब कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम ये रिश्ता कर देते हैं जिससे मैं आगे से जवाब दे पाऊँ कि मेरी लड़की इंगेज्ड है। Engaged तो वहाँ हमारा ऐसे रिश्ता हुआ, इतना बिलीव था और उससे इन्हें भी एक कॉन्फिडेंस आया और एक पुश मिला कि अब तो मुझे करना ही है। तो आई थिंक रिश्ता होने के कुछ समय बाद ही क्वालिफाइड CS हो गए। तो और इनकी लाइफ में जैसे हनुमान जी, जी के जी। जीवन में जामवंत थे, एक इनके जीवन के 2 जामवंत दिख गए मुझे। एक तो वो जिन्होंने जूनियर कहा इनको, Yes, आपने yes, धन्यवाद yes, दिया उनको कि नहीं दिया? धन्यवाद। बहुत अच्छे फ्रेंड है उनके। और दूसरी आप कांस्टेंट जामवंत हैं इनकी। कांस्टेंट जामवन, बिल्कुल। जी जी। तो उसके बाद शादी हुई और जो आप जैसे मैंने बताया, आई हैव डन माय MBA, आई हैव डन माय M.Com, M.Ed एंड देन जी। डॉक्टरेट। क्योंकि छोटे शहरों में या मैं सोचती हूँ लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए सबसे सेफ जो एक करियर माना जाता है वो टीचिंग का माना जाता है, रिस्पेक्टफुल माना जाता है। तो उसी दिशा में ही फिर बिकॉज गौरव का ये मानना था कि प्लीज़ डोंट सेट आइडियल, मुझे तुम्हें हाउसवाइफ बिल्कुल नहीं बनाना है। आप घर संभालते हो अच्छी बात है बट अपनी आइडेंटिटी ज़रूर ज़रूर, बनाओ। बिल्कुल। ये चीज़ इन्होंने ही मेरे दिमाग में डाली जिसके लिए मैं कांस्टेंट हम पढ़ाई करती रही इनके सपोर्ट के साथ। कॉमर्स में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी। फिर ये हुआ कि एक अच्छे कॉलेज में प्रोफेसरशिप में लग जाऊं तो मैंने अपना M.Ed करा। देन इन्होंने मेरी PhD भी कंप्लीट कराई क्योंकि मैंने कॉमर्स में करी थी एंड ही इज़ द बेस्ट इन कॉमर्स। तो मैं ये कहूँगी बहुत ज़्यादा हेल्प मिली मुझे थीसिस में, एवरीथिंग। आई हैव कंप्लीटेड माय डॉक्टरेट आल्सो। किस में था डॉक्टरेट? क्या आपने कॉमर्स में। अच्छा, यस यस ओके, यस, आई हैव कंप्लीटेड माय PhD इन कॉमर्स। कॉमर्स, ओके। और उसके बाद जो हमारी कोचिंग थी जिसका नाम था स्टूडेंट्स प्राइड, और उसमें भी मुझे ये बिलीव था कि हमारे इनका जो पढ़ाने का टैलेंट है, बिकॉज आई नो कि अपने मुंह से अपनी तारीफ करना थोड़ा और लगता है बट आई कैन टेल यू कि मैं खुद क्योंकि उनसे पढ़ी हूँ तो जो चीज़ ये मुझे 2-3 लाइनों में पढ़ा देते थे वो अगर मैं किसी और से पढ़ती थी तो वो आई थिंक 4-5 डेज में मुझे वो समझ में आती थी। ओह। तो जिस दिन मुझे डिफरेंस समझ में आया मैंने वहाँ से क्विट करा और मैंने कहा अब आप ही मुझे पढ़ाएंगे। और ये टैलेंट जब मुझे पता था तो मैंने कहा व्हाई नॉट वी कन्वर्टेड इन प्रोफेशन ऑल्सो। Right, तो फिर उस कोचिंग को जहाँ ये एक शौक की तरह पढ़ा रहे थे तो मैंने इन्हें बहुत पुश किया कि नहीं हम इसे एज ए प्रोफेशन करेंगे। तो ही वॉज लाइक कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको मार्केटिंग एंड ऑल। मैंने कहा दैट इज़ माई पार्ट, आई विल सी टू दिस, आप सिर्फ पढ़ाइए। और आप यकीन मानिए कि आपके टैलेंट की वजह से हमारे शहर में अनगिनत बच्चे CA बने, अनगिनत हमारी कोचिंग से बच्चों की ऑल इंडिया रैंक्स आई। सो आई फील सो प्राउड कि इतना अच्छा करियर हम बच्चों का बना पा रहे हैं। सो दैट वाज द जर्नी। थोड़े टाइम बाद हमारी कोचिंग काफ़ी हद तक सेटल हो गई और टीचर्स हायर कर लिए, सैटेलाइट की क्लासेस चलने लगी तो एक ऑटोमेटिक मोड पर आ गया। आई यूज़ टू टीच स्टैटिस्टिक्स टू द CA स्टूडेंट्स। मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ाती थी जी। वहाँ से हमारी एक स्टूडेंट थी, उसकी एक भाभी, शी वेंट फॉर अ मिसेस इंडिया इंटरनेशनल एक प्लेटफॉर्म था जिसके लिए वो गई थी और उन्होंने हमसे बोला कि मैम प्लीज़ आप मेरी भाभी के लिए वोट करिए। अच्छा। तो वहाँ से हमने उनका वो शो देखा TV पे एंड मुझे तो ऐसा नहीं लगा बट ही वॉज लाइक निधि यू कैन ऑल्सो गो। सो आई लाफ्ड। मैंने कहा अरे वाह। नहीं मैं कहाँ, अभी आई वाज लाइक कि शादी हो गई बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं मैंने देखा लेडीज़ में एक ये चीज़ हो जाती है कि अरे हम कहाँ ये हम ब्यूटी नहीं कर- पेजेंट में हाँ, जाएंगे हाँ। और हम कहाँ फैशन इंडस्ट्री में जाएंगे। लेकिन ये तो बड़े कमाल की बात है। दो बच्चे हो चुके 2 थे बच्चे हो गए थे एंड Wow. बट जब इन्होंने बोला तो बिकॉज मुझे लगा इन्होंने क्यों बोला, बिकॉज ये मुझे शौक था। मैंने इवेंट अपने जो हमारी कोचिंग थी स्टूडेंट्स प्राइड उसमें मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट फैशन कॉन्टेस्ट कराती रहती थी। तो इन्होंने बोला कि जब तुम दूसरों को करा सकती हो तो why not you? एंड यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ फैशन ऑल्सो तो वाई डोंट यू ट्राई। चलो ऐसे हमने घर में किसी को नहीं बताया, आई फिल दैट फॉर्म ऐसे ही मज़े मज़े में, वहाँ से रिप्लाई भी आ गया। फिर उन्होंने मेरा एक टेलीफोनिक इंटरव्यू किया, दैट आई क्लियर। फिर उन्होंने एक मेरा वीडियो इंटरव्यू किया, आई क्लियर दैट ऑल्सो। और फिर फाइनल कॉल आ गई US अटलांटा से कि अब आपको सेमीफाइनल्स के लिए यहाँ आना है। अब वहाँ तो फिर हमें फैमिली में बताना ही था कि ऐसा है। और जब हमने बताया तो मैं तो ये था कि चलो ठीक है बस सिलेक्शन हो गया इतना ही काफ़ी है। और न्यूज़पेपर्स में आ गया, बहुत अच्छे से उन्होंने कवर करा कि 2 बच्चों के बाद। और दैट वाज द फर्स्ट टाइम कोई लेडी हमारे शहर से ऐसे बाहर जाने वाली थी फॉर दिस प्लेटफॉर्म। तो इट वाज अ बिग न्यूज़। तो बट मुझे ये था कि मैं नहीं जा सकती, मेरी बेटी बहुत छोटी है, ठीक है इतना अचीव कर लिया इतना काफ़ी है। बट वहाँ मेरे फादर इन लॉ का रोल आया।
और उन्होंने मुझे आगे से बोला कि बच्चों को तो बेटे हम देखेंगे, ये आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, डोंट लूज इट। तो उनका ये कहना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात बहुत थी बड़ी कि बात। अगर मेरे फादर इन लॉ मेरे लिए ऐसा सोच सकते हैं तो फिर मैं पीछे नहीं हटूंगी। फिर मैंने उसमें अपना जी जान लगा दिया। और क्योंकि मुझे मेरे दिमाग में ये था कि मेरी फैमिली भी सफ़र कर रही है, बच्चों को देख रहे हैं, कैसे कैसे सब मैनेज कर रहे हैं, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करूँगी। तो हमने तब हम इतना फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे। हमने स्पॉन्सरशिप्स ली क्योंकि वहाँ जाना ही अपने आप में एक बड़ी बात था, सब खर्चा हमें खुद करना था। हम दोनों गए और लकीली भी कहूँगी मैं, और मेरा कॉन्फिडेंस भी था, या मुझे एक वो पीछे मेरे बैक माइंड में एक प्रेशर भी था कि मेरे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, मेरे इन लॉ सफ़र कर रहे हैं, मुझे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। मेरे पूरे सिटी की नज़रें मुझ पे हैं कि ये हमारे यहाँ की बहू बाहर जा रही है। फर्स्ट टाइम हम लोग आउट ऑफ इंडिया गए थे सर, कि ये जा रही है तो ये खाली हाथ ना आए। तो वो प्रेशर मेरे दिमाग पे था, लेकिन मैंने वहाँ पे बहुत ही दिल खोल के, बहुत ही कॉन्फिडेंस से सारी चीज़ों को फेस किया। जबकि वहाँ जो महिलाएं थी दे वर वेरी वेरी ग्रूम्ड। वहाँ जाके मुझे एक्चुअल मीनिंग समझ में आया कि ग्रूमिंग होती क्या है, फैशन होता क्या है। मैं तो शायद उसके पहले पायदान पे थी। बट वहाँ पे पूजा बत्रा जी थी जिनको मेरे आउटफिट्स बहुत अच्छे लगे, क्योंकि मैंने सब कुछ इंडियन कैरी किया। आई वेयर सूट, आई वेयर साड़ी, एवरीथिंग। तो शी मेस्मराइज्ड विद दिस कि एक लेडी जो इस फैशन प्लेटफॉर्म पे आई है एंड शी इज़ वेयरिंग साड़ीज एंड ऑल। तो वो मेरे लिए एक पुश था, जिसकी वजह से मैं मानती हूँ कि और पीछे इनका सपोर्ट कि तुम्हें करना है। पीछे नहीं थे, ये साथ में थे, साथ मुझे में लगता थे, है। हाँ, यस बिल्कुल साथ में थे। और वहाँ पे इनफैक्ट हमारे लिए एक सरप्राइजिंग राउंड था कि वहाँ अचानक से उनको बुला लिया कि आपको अपनी वाइफ के साथ वॉक करते हुए आना है। ही नेवर प्रैक्टिस, बट इन्होंने इतना ग्रेसफुली उसे कर लिया। आई वाज लाइक कि अब ये राउंड हमारा खराब हो जाएगा, बट ही डिड इट वेरी वेल। तो आई सिक्योर्ड मिसेस इंडिया इंटरनेशनल सेकेंड रनर अप टाइटल। एंड व्हेन आई कम बैक, तो मेरा एक मुझे जो लोग मुझे जानते थे, उनको मुझे जिस तरह से वो देखते थे अभी अलग तरीके से देखने लगे थे। मतलब एक कंफर्ट जोन मेरे लिए, आई वाज नॉट कंफर्टेबल विद दोज पीपल, क्योंकि वो अब देख रहे थे अब ये क्या करेगी, अब ये क्या करेगी, यू नो। एक पहचान बन गई थी तब तक मेरी शहर में। और मैंने ये फैशन की पावर को सच बताऊं तो वहीं से जाना था। सो दैट वाज माय जर्नी टिल दैट डे। जनरली स्पाउसेस सपोर्ट करते हैं, आपने तो रास्ते भी दिखाए। यस एक्चुअली उनको शायद मुझ में इतना कॉन्फिडेंस था कि जो दिमाग में मेरे नहीं आ रहा था वो देख पा रहे थे कि नहीं, इसके अंदर ये टैलेंट है। तो वहाँ से मुझे एक सपोर्ट जब ऐसा मिलता है तो फिर आप अपने आप को प्रूफ, मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी अगर मिले तो उसे बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, उस पर अपने आप मैं एक को बात खरे बोलूँगा उतरना जी। चाहिए। हमारे घर में, क्योंकि मैं और निधि हम लोग कोचिंग के बिजनेस में थे और अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वहाँ 2000 मेरे पापा हमेशा कहते थे गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए, ऐसे गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए। तो 2009 में जहाँ पापा रिटायर हुए थे UPPCL, उससे 2 पोस्ट ऊपर का एक गवर्नमेंट जॉब निकला था। तो वो मैंने जॉब क्लियर किया, उसमें मैंने टॉप किया। टॉप करने के बाद हम दोनों गए जहाँ पोस्टिंग होनी थी, आनपारा। और मैं वहाँ जहाँ गया तो वहाँ उस ऑफिसर से मिला जहाँ मुझे आना था। तो मैंने उनसे पूछा कि सर क्या आना चाहिए मुझे। तो उन्होंने पूछा कितने रुपए कमा लेते हो तुम इस समय। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया 1 लाख रुपए। मैंने कहा यार थोड़ा ठीक लगेगा बोलना ना, 1 लाख रुपए बोल देता हूँ। तो बोले फिर फ़ौरन आ जाओ, फिर फ़ौरन आ जाओ इस जॉब में। मतलब काफ़ी जो भी मैं बोलूँ ऑन पेपर नहीं बोलना चाहिए, ऑन स्क्रीन नहीं बोलना चाहिए। देन मैंने निधि से निकल के कहा, मैंने कहा यार बड़ा पैसा है इस जॉब में तो। बट इन्होंने मुझे बोला कि यार तुम्हारा टैलेंट कहीं वेस्ट ना हो जाए। और मैंने बोला तुम्हारा टैलेंट वेस्ट ना हो जाए तो एक काम करते हैं, रिस्क लेते हैं, छोड़ देते हैं जॉब। एंड देन टॉप करने के बाद वो जॉब छोड़ी। तो हम दोनों पे एक हमेशा प्रेशर था कि यार हमने बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस किया है। अब लोग भी बहुत हमें कहते हैं, पापा से बहुत लोग बाद में भी कहते थे इसे कर लेनी चाहिए थी गवर्नमेंट जॉब। तो फिर वो भी पुश एक हम लोगों में रहता था कि नहीं यार हमें कुछ अच्छा करना है। अब जब छोड़ा है, अगर सेक्रीफाइस किया है तो कुछ अच्छा करना चाहिए। आप दोनों जानते हैं एक बहुत फेमस राइटर हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि इफ़ यू नो व्हाट यू वांट टू बिकम इन लाइफ, यू बिकमिंग दैट इज़ योर बिगेस्ट पनिशमेंट। हम सब यही गलती करते हैं, एस्पायर करते हैं ये बन जाओ, वो बन जाते हैं, फिर वहाँ छोड़ देते हैं अपने आप को, उसके बाद एक्सप्लोर करना बंद कर देते हैं। राइट। आप एक ही जीवन में आप CA भी हो गए, आप CS भी हो गए, एंटरप्रेन्योर भी हो गए, आप टीचर भी हो गए, और वहीं आप उस सरकारी नौकरी में होते तो ये सब मिस होता, तो शायद आप सरकारी नौकर ही बन के रह जाते हैं। राइट। रियल एस्टेट का जो आपको फोरे है, मैं एकदम अतरंगी बातें कर रहा हूँ क्योंकि आपका जीवन भी बड़ा ही अतरंगी मोड़ से गुजरा हुआ है। अब एक अतरंगी मोड़ ये कि इन्होंने थीसिस कर ली और सडनली
इधर आ गई, पैजेंट में पहुंच गई। रियल एस्टेट ये कैसे कब हुआ? सर रियल एस्टेट तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। अच्छा। मतलब मैं फिनेंस का हूँ बट सेलिंग स्किल मेरी अच्छी थी। मुझे हमेशा लगता था कि सेलिंग स्किल बेटर है और रियल एस्टेट अट्रैक्ट करता था मुझे। तो 2020 जब कोरोना आया देन सब खाली हो गए थे, तो मुझे बहुत टाइम मिला और मुझे ये लगा कि अपने कंफर्ट जोन से मैं बाहर आ सकता हूँ। विज़न भी क्लियर था। एज ए चार्टेड अकाउंटेंट मेरे को ये भी पता था क्या फाइनेंशियल प्लानिंग्स हैं, कंप्लाइंसेस क्या हैं, रिस्क एक्सपोजर्स का सब आइडिया था मुझे। क्लाइंट्स भी थे जिनके पास एक पूंजी खाली पड़ी थी और ऐसे क्लाइंट भी थे जिनकी ज़मीनें बड़ी अच्छी थी, अगर वो वहाँ कोई इन्वेस्ट कर दे तो कुछ अच्छा हो सकता था। ओके। जब वो टाइम मिला पढ़ाने के लिए तो बस ऑनलाइन क्लासेस ले रही थी वो पढ़ाने, तो मेरे को लगा कि यार इसमें किया जा सकता है। क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट था, मुझे लगा लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मैंने हर काम ईमानदारी से किया है, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग है मेरे पास, तो किसी भी बिजनेस को अच्छे से किया जा सकता है। एक बार कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। उसी समय बहुत ऐड आता था उसका, डर के आगे जीते, डर के आगे जीते, तो मुझे लगा यार ये कर ही डालते हैं, कोई डरना वरना नहीं है। निधि से बात करी, निधि बोली यार मेरे को तो हमेशा से तुम पे कॉन्फिडेंस है, यू कैन स्टार्ट। तो कुछ क्लाइंट्स का पूल बनाया, उनके पैसे को किसी की ज़मीन पे लगवाया, एक बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा हुआ। हर एक ने कहा कि आपको करना पड़ेगा, तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगा। बीइंग चार्टेड अकाउंटेंट क्यों, मुझे फाइनेंस का आइडिया था, सेलिंग स्किल का अच्छा वो था, लेकिन जो प्रोजेक्ट लाने थे वो पेपर्स पे पहले लाने थे। तो वहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि जो मैं बोल रहा हूँ लोग उसे बिलीव करेंगे कि ऐसा हो जाएगा, वो भी ऐसा नया बंदा जिसे कुछ आइडिया नहीं है। बट ऐसे में काम आया, 15-18 साल का एक ईमानदारी से किया गया काम, क्रेडिबिलिटी, लोगों का ट्रस्ट अर्न किया हुआ था। मेरा हमेशा से मानना था ट्रस्ट पहले अर्न करना है, प्रॉफिट बाद में आएंगे। तो इसलिए लोगों ने बिलीव करा। प्रेजेंटेशन में निधि का बड़ा हेल्प मिला, क्योंकि निधि ने मुझे बताया कि नहीं ऐसे कर सकते हैं, इनका वो सेंस है ना प्रेजेंटेशन। अरे हमारे प्रेजेंटेशन सारे हमारी मिसेज ही बनाती हैं, मतलब मैं हाथ ही नहीं लगाता हूँ, वही बना के देती हैं मुझे जी। इन लोग के सेंस को हम लोग नहीं पकड़, क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी। इनको भी प्रेजेंटेबल बनाना होता है ना। देन सर वो स्टार्ट किया और अपने कंफर्ट जोन से निकला। और आज मैं सोचता हूँ कि अगर मैं उस समय कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आता तो 5 साल पहले वही स्टेबल लाइफ तो थी, बट इतना फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हो पाता और अपने सपने अच्छे से पूरे नहीं कर पाते। कमाल तो कंफर्ट जोन के आगे ही है। कंफर्ट जोन के आगे उस समय काफ़ी ऐड आता था कोरोना के टाइम में, डर के आगे जीते, डर के, मतलब बहुत इंस्पायरिंग लाइन थी वो मुझे। और हिंदुस्तान पेपर का एक टैग लाइन था, हर सक्सेस को चाहिए, मतलब जीत को चाहिए एक नया नज़रिया। तो ये सब चीज़ें ना उस समय कोरोना के टाइम में बहुत, और मेरे को रियल एस्टेट बहुत अपील करता था। तो दो इट वाज न्यू, लिमिटेड कैपिटल थी, बट क्लाइंट्स के पास लिमिटेड कैपिटल नहीं थी। ये बात मुझे एज ए चार्टेड अकाउंटेंट पता था कि मुझ पे कैपिटल लिमिटेड है, इससे क्या होता है। बैंक पे और क्लाइंट पे तो कैपिटल अनलिमिटेड है ना, बस सही शेप देना है, सही उसको रास्ता देना है, फाइनेंशियल नॉलेज को करना है, ईमानदारी से काम करना है, तो हो जाएगा। हो गया सर। सपनों की लिमिटेशन नहीं होती, लिमिटेशन हमारे अपने अंदर होती है। माइंडसेट। एक आदमी है, वो कहते हैं ना कि एक पत्थर जी। चोट खाकर कंकर कंकर हो गया और एक पत्थर चोट सहकर शंकर शंकर हो गया। वाह सर। Well said. तो एक आदमी ने अपॉर्चुनिटी देखी, एक आदमी बहाना देखता है कि नहीं मैं तो यार सीए हूँ, सीएस हूँ, मेरे पास इतने सारे काम है, मैं कहाँ से इसमें जाऊँगा, या मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये आइडिया बहुत अच्छा है, पैसे ही नहीं है। सारी खूबसूरती उसी बात की है ना, एक्सप्लोर करना। हम एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं। और ये आप इतना बड़ा प्रमाण है, आप दोनों ही के दोनों ही, कि जैसे ही आप एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं मैजिक होना शुरू हो जाता है। अच्छा सर, मुझे सीए होने का एडवांटेज, मुझसे लोग ये पूछते थे पैसा कहाँ लगाएं, तो मैंने कहा यार ये बताने की जगह अपने प्रोजेक्ट में लगवाता हूँ ना पैसा। हाँ, क्या बात है। अगेन प्रॉफिट शेयर करता हूँ, मेरे ट्रस्ट पे लोग आ रहे हैं, मेरी फाइनेंशियल नॉलेज ठीक है काम कर सकती है, तो सीए होने का बहुत एडवांटेज मिला। सारी पढ़ाई, सारा पुराना एक्सपीरियंस काम आया सर। पढ़ाने का बहुत एडवांटेज मिला, पढ़ाने का बहुत, क्योंकि एक टीचर पे लोगों का ट्रस्ट आता है। इतनी, जहाँ मैं सर ऐसे बच्चों को पढ़ाता था कि 100 में से 95 फेल होंगे, मेरा बड़ा रिस्की कोचिंग था। बिल्कुल। तो मुझे पता था गालियाँ पढ़नी, फिर भी रेस्पेक्ट होती थी। बच्चों के साथ हम सिंगापुर गए, वहाँ स्टूडेंट्स मिल गए, दुबई गए, स्टूडेंट्स मिल गए। इवन कल मैं लखनऊ आ रहा था तो मैंने एक स्टूडेंट से बात करी, मैंने कहा कहाँ हूँ, मैं आ रहा हूँ और कभी तुमसे मिला नहीं हूँ, ऑनलाइन पढ़ाया था। तो वो बोली सर मैं मिस कर रही हूँ, मैं बॉम्बे थी। अच्छा। बॉम्बे KPMG में। तो स्टूडेंट्स नेटवर्क था, तो मुझे लगा कि सब ठीक है, हमने अच्छा काम किया है, कर सकते हैं आगे, कंफर्ट जोन से तो बाहर निकल नहीं पड़ेगा। सोच का कमाल है। आई थिंक क्रेडिट टू योर थॉट प्रोसेस वे यू ओनली सी अपॉर्चुनिटीज एंड वेज। और दूसरा वो आई थिंक माखनलाल द्विवेदी की कविता है ना कि नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, उसमें एक बड़ी खूबसूरत पंक्ति है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। इनिशियली जो आपने बात करी ना कि जब 2 बार नहीं क्लियर हुआ फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में CS, तो आपने कमी खोजी अपने अंदर, अपने आसपास नहीं खोजी, वरना लोग विक्टिम बन जाते हैं कि नहीं मेरे आसपास सब इसलिए खराब ऐसा है, हुआ। इसलिए ऐसा हो गया। तो अब आप बताइए ये कहाँ से मेकओवर में कैसे, फिर चलिए ब्यूटी पैजेंट भी जीत लिया आपने, पर ये मेकओवर के प्रति जो आपका ये लगाव है ये कैसे आया, और फिर इसको एक बिजनेस, एक व्यवसाय बनाने का ख्याल कैसे आया? राइट तो मैं बता रही थी कि जब मेरे को ये पेजेंट मैंने जीता और मैं वापस आई तो इस इंडस्ट्री में मैंने पहले ही कदम रख लिया और मैंने देखा कि अब मुझे हर जगह एज अ चीफ गेस्ट, एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, जज, एज अ सेलिब्रिटी बुलाने लगे हैं, तो मुझे अपने आप को और ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाकर जाना है। मैं ऐसे ही नहीं जा सकती बिकॉज नाउ पीपल आर लुकिंग एट मी, हाउ आई एम लुकिंग, व्हाट आई एम वेयरिंग, हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन अबाउट अराउंड मी। तो मैंने फिर इस तरफ और ज़्यादा ध्यान देना शुरू करा। तो मुझे जो दिक्कत फेस हुई वो ये हुई कि आप अगर आपको खुद से फैशन का सेंस नहीं है, मेकअप की नॉलेज नहीं है, तो आप डिपेंडेंट हो। आपको हर समय कोई चाहिए हेल्प के लिए, आपको पार्लर्स जाना है, सैलून्स जाना है। एंड उस समय हम लोग उतने फाइनेंशियली इतना ज़्यादा हम लोग स्ट्रॉन्ग भी नहीं थे कि हम बार बार मैं जाऊँ और इतना खर्चा अपने ऊपर करूँ। तो वहाँ से सबसे पहले मेरे दिमाग में आया कि मैं खुद पहले मेकअप सीखूँ, मैं खुद अपने लिए, फॉर मी। तो वहाँ जितने लोकल सैलून्स थे या पार्लर्स में बोलूँगी, तब मेकओवर इतना नहीं पॉपुलर था, तो मैंने उनसे जाके रिक्वेस्ट करी कि मुझे हर रोज़ जाना होता है, क्या आप मुझे थोड़ा प्लीज़ सिखा सकते हैं जिससे मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बट नोबडी वाज रेडी बिकॉज एवरीबडी इज़ सो प्रोफेशनल, सबको पैसे चाहिए, वो क्यों छोड़ेंगे अपना बिजनेस। तो वो मुझे बहुत दिक्कत होने लगी। और तभी मेरी एक को कंटेस्टेंट थी जिनको मैं फॉलो कर रही थी, एंड आई सॉ हर इन ऑन हर पेज फेसबुक पे कि वो कुछ मेकओवर से रिलेटेड कुछ कर रही हैं जो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने उनसे बात करी तो मुझे समझ में आया, शी वाज लाइक कि मैंने निधि मेकअप का ऐसे एक कोर्स करा है एंड नाउ आई एम गाइडिंग अदर्स, मैं सेल्फ ग्रूमिंग की क्लासेस दे रही हूँ और मेरे खुद के तो काम आ ही रहा है। तो यहाँ से इस जर्नी की स्टार्ट हुई कि मैंने कहा दिस इज़ रियली गुड। तो मैंने आपको बोला कि मुझे दिल्ली जाना है और क्योंकि यहाँ कोई नहीं सिखा रहा है तो मुझे ये सीखना है, क्योंकि मैं आए दिन पैसा नहीं खर्च कर सकती अपनी ग्रूमिंग के ऊपर। मैंने कहा येस यू शुड गो। और मेरी दोनों सिस्टर इन लॉज हैं दिल्ली में, कोई रहने की भी प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली है। आई वेंट देयर और मैंने वो सीखा। और जब मैंने सीखा तो मैंने फील किया कि अब मेरे अंदर जब मैं खुद अपना मेकओवर कर पा रही हूँ तो मेरे अंदर जो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, वो पहले तो नहीं था, वो तो मिस था। और अब मैं अपने आप को सिर्फ अट्रैक्टिव या सुंदर नहीं देख रही हूँ, मैं अपने अंदर का पोटेंशियल देख पा रही हूँ। सो वहाँ से फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इसे प्रोफेशनली सीखूँ, क्योंकि जहाँ से मैंने ये सेल्फ सीखा था वहाँ पे प्रोफेशनल क्लासेस भी थी। सो मैंने फिर वही करा, बट उसमें समय ज़्यादा लगना था। यहाँ मेरी मदर इन लॉ का सपोर्ट मेरे सामने आया। मैंने उनको पूछा कि मम्मी मुझे कम से कम 2 से 3 महीने रहना पड़ेगा दिल्ली, और बच्चों को क्योंकि स्कूल है, सब कुछ है। तो शी वॉज लाइक कि बेटे आप जाओ, आप एक अच्छा चीज़ सीखने जा रहे हो, यू शुड गो, आई एम हेयर, मैं देखूंगी बच्चों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पापा जी हैं, हम हैं। तो वो जो सपोर्ट फिर मुझे मम्मी का मिला तो मैंने ये स्टेप ले पाई। मैं गई, मैंने प्रोफेशनली सीखा। एंड यू बिलीव कि फिर वही प्रेशर था कि मैं बच्चे छोड़कर आई हूँ मम्मी पापा के ऊपर। तो मैंने उसे इतना सिंसियरली सीखा कि मेरी जो 2 घंटे की क्लास होती थी, मैंने उनसे बोला मैं पूरे दिन प्लीज़ यहीं रहूँगी, आप सिर्फ पढ़ाइए 2 घंटे, बट मैं बाकी घंटे रुक के प्रैक्टिस करूँगी। एंड मैं संडेज़ भी आऊँगी, मेरे को कोई छुट्टी नहीं चाहिए। मेरे इतने वहाँ पे रिलेटिव्स थे, मेरा रियल ब्रदर वहाँ था, वो इतना बुलाता रहा। मैंने कहा आई कांट कम भाई, मैं आऊँगी, मैं एक बार सीख लूँ देन आई विल कम। तो वो डेडिकेशन जो रहा, मैं आज भी अपने जब अब मैं क्लासेस लेती हूँ तो मैं वो एग्जाम्पल देती हूँ बच्चों को कि आप लोग क्लासेस मिस करते हो, एंड आई वाज लाइक कि मैं एक्स्ट्रा क्लास के लिए भी पहुँच जाती थी। तो यही डिफरेंस है कि मेरे बैचमेट्स अभी वहीं रह गए और शायद मैंने उनसे बहुत बेटर कर लिया इस फील्ड में। तो वो डेडिकेशन वहाँ से आया। तो सीरियसली मैं आपको बताऊं कि ये जो मेकओवर में आने का थॉट था ना, वो यहीं से था कि जब मैं इतना कॉन्फिडेंट फील कर सकती हूँ, एक्सप्लोर कर सकती हूँ, तो क्योंकि मुझे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना इज़ लाइक मेरा पैशन बन चुका था। मेरा अपना मैंने एक NGO भी स्टार्ट करा था शक्ति नाम से। तो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ एम्पावरमेंट ओनली, कि अगर मैं लेडीज़ को वो कॉन्फिडेंस दे पाऊँ कि वो जब देख रही हैं कि दे आर लुकिंग वेरी गुड, तो वो अपने साथ में अपना पोटेंशियल भी देख पाएंगी कि हम यहाँ पे पहुँच के बहुत कुछ कर सकते हैं इफ़ वी आर कॉन्फिडेंट इनफ, तो वाई नॉट। तो वहाँ से मैंने सर इसको प्रोफेशनली स्टार्ट किया और मैंने सबसे पहले वहाँ क्लासेस स्टार्ट करी, जिसके लिए मैं खुद परेशान हो रही थी। सबसे पहले मैंने सेल्फ ग्रूमिंग की क्लासेस स्टार्ट करी, फिर मैंने प्रोफेशनल स्टार्ट करी, और आज की डेट में
मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बोलूँगी बट 2000 बच्चे मुझसे अब तक सीख चुके हैं सेल्फ एंड प्रोफेशनल कोर्सेज. इट्स लाइक मुझे बहुत मज़ा आता है उन्हें सिखाने में. माय गॉड, दैट्स एन अमेजिंग नंबर. Yes. इससे मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसमें एक और सेगमेंट है जो आपने पर्सनल ग्रूमिंग के लिए भी आप सिखा ही रही हैं. एट अ कॉर्पोरेट लेवल ऑल्सो दिस इज समथिंग दैट कैन बी ईजिली मोनेटाइज्ड. Right. कॉर्पोरेट में भी आज बहुत फोकस है सेल्फ ग्रूमिंग पर, और जो अपस्किलिंग है उसमें एक ये भी एरिया है जहाँ पर लोगों को बताया जाता है. तो उस तरफ भी आप कुछ करने का सोच रही हैं या कर रही हैं ऑलरेडी? सर नहीं, उसमें मैं नहीं सोच पा रही हूँ सच बताऊँ तो, क्योंकि वहाँ पे अगर मैं उधर सोचूंगी ना तो मेरा जो इधर क्लासेस का मेरे जो एकेडमी चलती है वो कहीं ना कहीं सफ़र करेगी. बट हाँ, मैंने कई सारी ऐसी वर्कशॉप और सेमिनार्स ली हैं कॉर्पोरेट लेवल पे. जैसे मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड एक कॉन्टेस्ट होता है जिसके लिए हम दोनों ग्रीस भी गए थे. वो मुझे एज अ ग्रूमर वहाँ लेके गए थे. वहाँ सारे कंटेस्टेंट्स को मैंने सेल्फ ग्रूमिंग का क्लास दिया था. इसी तरीके के कई सारे एरियाज़ में. और जैसे मैंने आपको बताया मेरी अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है शक्ति, तो उसके लिए भी मैंने गाँव में जाके छोटे छोटे स्कूल्स में जाके बच्चों को अवेयर करा है कि आपको अपने ऊपर किस तरह से, अपने आप को किस तरह से प्रेजेंटेबल करना है. बट जिस लेवल पे आप कह रहे हैं उस तरफ मैं अभी इसलिए ध्यान नहीं दे रही हूँ, वरना जो मेरा फील्ड है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सफ़र करेगा. बिकॉज दैट इज़ अगेन अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, और कहीं ना कहीं वहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा. तो आपकी ये चीज़ें सारी सफ़र करेंगी. बिकॉज मेरा अपना मेकअप स्टूडियो भी है. आई हैव माई अपॉइंटमेंट्स ऑफ ब्राइड्स एंड क्लाइंट्स. तो वो मेरा कहीं ना कहीं डेट्स बहुत क्लैश कर जाती हैं. अगर आप अपना जो है L2 तैयार करिए. आप L1 हैं, आप L2 तैयार करिए, और फिर हम लोग कुछ डिज़ाइन करते हैं. मैं कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत वर्कशॉप्स करता हूँ. तो कई बार ऐसा लगता है कि आधा दिन अगर मैं पूरा दिन उनको दे पाऊँ, एज एन इफ़ आई गिव देम अ पैकेज ऑफ फुल डे, देन इट विल बी मोर मीनिंगफुल फॉर देम. तो हम कुछ एक जॉइंट पैकेज इस तरह का डिसाइड कर सकते हैं. हम बात करेंगे बाद में. गौरव जी, बहुत लोग अब एंटरप्रेन्योरशिप अब धीरे धीरे इट्स बिकमिंग एन इन थिंग. लोग उसको एज अ प्रोफेशन कंसिडर करने लगे हैं, वरना वो तो कंसिडर सबसेट में होता ही नहीं था कहीं. तो नया जो एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा है, एक यंग बच्चा कॉलेज से निकला है या कॉलेज में है, उसको 3 चीज़ें जो आप बताना चाहें, 3 सलाहें जो आप देना चाहें. सर, अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है यंग बच्चा, और गवर्नमेंट ने भी इतने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, तो यंग एंटरप्रेन्योर बनने में कोई दिक्कत नहीं है. बट स्टार्ट स्मॉल करें, विज़न बड़ा रखें. ड्रीम बिग वो तो अच्छा है, बट स्मॉल स्टार्ट करें. सारा पैसा बच्चे क्या करते हैं, अभी एकदम बड़ा बिजनेस शुरू कर देते हैं. तो मैं हमेशा कहूँगा कि स्टार्ट हमेशा स्मॉल होनी चाहिए. प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग करिए किसी भी बिजनेस में. और पैसा कंस्ट्रेंट नहीं है. पैसा कंस्ट्रेंट है या नहीं है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है. okay. लेकिन फिर भी स्टार्ट अभी स्मॉल होनी चाहिए. क्योंकि जब आप स्मॉल स्टार्ट करते हैं तो आप हर पहलू को अंडरस्टैंड करते हैं. विजन बड़ा ही रखिए, लेकिन फिर सब सारी प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, देन फिर अपने बिजनेस को बड़ा करिए. तो ये मेरा हमेशा सुझाव रहता है. क्योंकि मैं देखता हूँ कई बार बड़े बिजनेसमैन के बच्चे बहुत ही बड़ा फैलावा कर लेते हैं बिना अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेस के. तो अगर आपके पास पैसा है तो पहले कोई भी सर बड़े जो बिजनेस बने हैं वो धीरे धीरे स्मॉल से ही बड़े. अच्छा, अगर मान लीजिए पैसा नहीं है, हाँ, सपना है, हाँ, और उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है, हाँ, ऐसा मेरे साथ भी था. तो आपके साथ भी, आप तो उसका जीवंत एग्जाम्पल है. जी, तो ये कोई कंस्ट्रेंट नहीं, ये कोई कंस्ट्रेंट नहीं. पैसा कोई कंस्ट्रेंट पैसा ज़्यादा है या कम है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आइडिया बढ़िया होना चाहिए. विज़न अगर क्लियर है तो रिस्क अपॉर्चुनिटी बन जाता है सर, ये तो निश्चित है. और जरिया भी मिल जाता है. जरिया भी मिल जाएगा, निश्चित जरिया मिल जाएगा. भगवान तभी आपके साथ होगा जब आप कोशिश करेंगे. बिल्कुल. एंड सेकंड मैं ये बोलना चाहूँगा कि सर क्रेडिबिलिटी फर्स्ट है. लोगों का भरोसा पहले जीतिए. ये मैंने भी अपने जीवन में देखा. एंड अर्निंग सेकंड है. आप पहले ईमानदारी से काम करिए, डिलीवरी प्रॉपर दीजिए. लोग प्रोडक्ट ट्रस्ट के बेसिस पे खरीदते हैं, कोई भी प्रोडक्ट. तो पहले ट्रस्ट क्रिएट करिए एंड देन अर्निंग्स आएंगी पीछे पीछे. तो हर जने को मैं ये बोलूँगा, लोग पहले प्रॉफिट्स पे ज़्यादा काम करते हैं, सोचते हैं ऐसा प्रोडक्ट देंगे वैसे प्रोडक्ट देंगे, बट उस प्रोडक्ट की क्वालिटी पे काम नहीं किया जाता, तो वहाँ फेलियर हो जाता है. और ट्रस्ट इज नॉट अ वन टाइम थिंग, इट्स अ, ये तो लॉन्ग प्रोसेस है, जर्नी. एंड तीसरा सर, फेलियर को फीडबैक मानना चाहिए. जितना आप अपने फेलियर से सीखेंगे उसमें ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लर्न करना चाहिए. और जितना आप फेलियर से सीखेंगे वो फीडबैक है आपका, लर्न करिए. लर्न करने से रिस्क कम हो जाता है. तो ये 3 बातें तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एंड बोनस में अगर मैं कहूँ तो सर चौथी बात, कैश फ्लो ज़रूर अंडरस्टैंड कर लीजिए. किसी भी बिजनेस में लॉस तब होता है जब आप कैश फ्लो की अंडरस्टैंडिंग नहीं करते. ओके, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मैम, वर्किंग प्रोफेशनल्स ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी हो गई है. 100%. ठीक है, अब हर आदमी
प्रोफेशनली उस चीज़ को नहीं सीख सकता या प्रोफेशनल नहीं हायर कर सकता। और ओकेजन्स आजकल बढ़ते जा रहे हैं। जैसे पहले होता था कि 3 महीने 4 महीने में ऐसा बड़ा ओकेजन आ रहा है, आजकल कभी कभी 15-15 दिन पे और कभी कभी हफ्ते में एक बार भी इस तरह के ओकेजन्स आते हैं। तो आप क्या टिप देंगी ऐसी लेडीज़ को जो काम कर रही हैं उनकी ग्रूमिंग के लिए, कि ओवर भी ना लगे और उनकी खूबसूरती को निखारे भी और उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाए? सबसे इम्पोर्टेंट ग्रूमिंग का एक बहुत बड़ा रोल है कॉन्फिडेंस बढ़ाने में। डेफिनेटली मेरा 100% बिलीव है इस चीज़ में कि व्हेन यू ग्रूम्ड योरसेल्फ यू डू बेटर इन योर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज इन योर पर्सनल लाइफ। तो मैं पर्सनली बोलूँगी कि हर लेडी को अपने 3 C's के ऊपर काम करना चाहिए। इन 3 C's में सबसे पहले आता है उनका कॉन्फिडेंस। सो कॉन्फिडेंस उनका तभी बढ़ेगा जब वो अपनी आउटर पर्सनालिटी के ऊपर काम करेंगे। सिर्फ अच्छी ड्रेस पहन लेना, बहुत अच्छा मेकअप कर लेना या हेयर कर लेना, आई थिंक इन तीनों में जब तक एक बैलेंस नहीं होगा, what you are wearing, what you are putting, how your hair are looking, सबका आपस में एक बैलेंस नहीं होगा, तो वो कॉन्फिडेंस आप खुद देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं मिस होगा। सो ये तीनों का ब्लेंड होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड C आता है आपका कम्युनिकेशन। अगर आप बात करना नहीं जानते तो आपको कोई सुनेगा भी नहीं, और अगर आपको कोई सुनेगा ही नहीं तो आपको मानेगा कौन। तो अपनी कम्युनिकेशन पे प्लीज़ सब लोग काम कीजिए। ये पर्सनालिटी का आई थिंक सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, यू आर दी लाइव एग्जाम्पल। मैं आपको एक शेर सुना देता हूँ इस पर, क्योंकि कम्युनिकेशन पे ही है। हाँ। तो वसीम बरेलवी कहते हैं कि कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। एग्जैक्टली। एंड अगर मैं थर्ड C पर आऊँ तो दैट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट फॉर अ वुमेन, स्पेशली फॉर वुमेन मैं बोलूँगी कंपोज रहना। बिकॉज हम सब लेडीज़ कितना भी आगे बढ़ जाएं, कितना भी नाम कमा लें, बट अगर हमारे अंदर वो पेशेंस, वो प्रेशर सहने की क्षमता, या यू नो प्रेशर में आके बहुत लाउड हो जाना या चीज़ों को मिस हैंडल कर लेना, वो नहीं आता, बैलेंस करना नहीं आता, तो आपकी लाइफ डगमगा जाएगी। बिकॉज मैं एज ए विमेन मानती हूँ कि हमारे ऊपर जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप को प्रूव करने की है, अपनी आइडेंटिटी बनाने की है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फैमिली को चलाने की भी है। अगर आप उस पार्ट पे वीक पड़ जाते हैं और सिर्फ अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करने लगते हैं, तो आप मुझे लगता है आप एक सक्सेसफुल विमेन है। अगर आप इन दोनों चीज़ों में बहुत अच्छा बैलेंस बनाते हैं कि अपनी फैमिली को भी अच्छे से देख पा रहे हैं और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, क्योंकि यहाँ मैं इनसे ज़्यादा नंबर अपने आप को दूंगी। मैंने देखा है कि husbands या men's they are little bit नॉट बैलेंस्ड इन दिस सेंस। अगर उन्हें बोल दिया जाए कि घर भी देख लो बाहर भी देख लो, दे विल नेवर डू इट, पागल हो जाएंगे। हाँ, वो पागल हो जाएंगे। और यही हम लोग हैं कि हम ही हैं वो जो हम अपने घर को भी आराम से देख सकते हैं और बाहर की लाइफ को भी बहुत आराम से बैलेंस कर सकते हैं, एंड साथ में अपनी सोशल लाइफ भी अच्छी कर लेते हैं, किटी पार्टीज में भी चले जाते हैं, अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी देख रहे हैं, एंड साथ में सबसे इम्पॉर्टेंटली कि हम अपने बच्चों को सफ़र नहीं करा सकते कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन बच्चे पीछे छूट जाएं। तो वो जो एक माँ का फीलिंग है ना हमारे अंदर, सबके अंदर, वो हमें फैमिली से जोड़े रखता है और जोड़े रखा रहना चाहिए। ऐसा ना हो रेस में हम तो बहुत आगे निकल जाएं बट हमारा वो परिवार जिन्होंने कभी हमें आगे बढ़ने में हमारा साथ दिया था वही पीछे छूट गया। सो ये 3 C's अगर मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आपने बैलेंस कर लिए तो आई थिंक आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल कोई नहीं है लाइफ में। आप दोनों से बात करने के लिए समय है कम। हम लोग आधे दिन चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इतना कुछ सीखने को मिला आप दोनों की जर्नी से। थैंक यू सो मच। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं इस सफ़र में अकेला नहीं हूँ। जहाँ पर जो पाने निकले थे और जो जहाँ पर पहुँचे हैं उनके बीच में कुछ भी नहीं है, उनके बीच में सिर्फ सपने हैं और बहुत सारी मेहनत है। मेहनत है सर। सपने देखने की कोई लिमिट नहीं होती, और अगर सपने देखे हैं और मेहनत करी है तो सपनों को पूरा भी आसानी से किया जा सकता है। ये हमें डॉक्टर निधि और डॉक्टर गौरव के इस पूरी यात्रा से ये निचोड़ हमें प्राप्त होता है। यही उम्मीद करेंगे कि आप इसी तरह सपने देखते रहें, कुछ ना कुछ नया अपने बारे में एक्सप्लोर करते रहें, अपने आप को भी सरप्राइज़ करते रहें और हमें इंस्पायर करते रहें।